नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। हमारे इस अध्ययन में हम हरियाणवी भाषा का जो साहित्य है उसमें कैसे कैसे विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हमें क्या जानना है कि हरियाणवी जो भाषा है उसका उद्भव कहाँ से हुआ और किस तरीके से उसका विकास क्रम आगे बढ़ रहा है या उसका विकास हो रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हरियाणवी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ। हरियाणवी भाषा हरियाणा प्रांत की भाषा है, यानी जो हरियाणा प्रदेश है उसकी भाषा है कौन सी? हरियाणवी। हरियाणवी शब्द की अगर व्युत्पत्ति की बात करें तो हरियाणवी शब्द हरियाणा में वी प्रत्यय के योग से उत्पन्न हुआ है, यानी हरियाणवी, हरियाणा जो हरियाणा भूमि है, हमारी हरियाणा प्रदेश है, उसमें जब वी प्रत्यय का योग हुआ तो हरियाणवी शब्द बना, जो कि हरियाणवी भाषा हरियाणा प्रदेश की पहचान है। तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? वी प्रत्यय के योग से। हिंदी की देखिए, अब हमें क्या जानना है कि हरियाणवी भाषा कहाँ से आई, उसका उद्भव कहाँ से हुआ। तो उसके लिए हमें पहले हिंदी में जानना होगा। हिंदी जो भाषा है उसकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इन उपभाषाओं में राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये सभी जो भाषाएं हैं ये अलग अलग अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। जैसे हम अगर सबसे पहले बात करें, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये तीनों ही भाषाएं कहाँ से आई है? ये शोर सैनी अपभ्रंश से आई है। शोर सैनी अपभ्रंश, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर ये पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट में प्रश्न आता है कि हरियाणवी भाषा कौन सी अपभ्रंश से आई है, तो शोर सैनी अपभ्रंश से हरियाणवी भाषा का विकास हुआ है। और हिंदी में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी हिंदी में शामिल की गई है, तो ये पश्चिमी हिंदी में शामिल की गई है हरियाणवी भाषा। तो इसमें जो पूर्वी हिंदी है, ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से उत्पन्न है, अर्धमागधी। और जो बिहारी हिंदी है ये कहाँ से आई है? ये मागधी से आई है। ये अपभ्रंश रूप है। हमारी जो प्रारंभिक अवस्था है भाषा की, उसमें जो अपभ्रंश भाषा है उसके अलग अलग रूप थे, जैसे शोरसैनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, मागधी है। उन्हीं का आगे विकास हुआ। अर्धमागधी का विकास हुआ पूर्वी हिंदी में, मागधी का विकास हुआ बिहारी हिंदी में। उसी प्रकार से शोरसैनी अपभ्रंश की आगे जो उपभाषाएं बनी या वो कौन सी बनी? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इन उपभाषाओं की आगे अगर हम इनका वर्गीकरण करेंगे तो इनमें 18 बोलियां शामिल है। और इन 18 बोलियों में पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कोरवी है, हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, दखनी है और बुंदेली है। हमें यहाँ पर हरियाणवी भाषा के बारे में जानना है। ये जानना ज़रूरी है कि हरियाणवी का विकास कौन सी हिंदी से हुआ है, तो ये पश्चिमी हिंदी में शामिल है। हरियाणवी भाषा का उद्भव कौन सी अपभ्रंश से हुआ है, तो ये शोर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार छोटे प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है। इसके राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं उसके बारे में यहाँ पर जानना ज़रूरी नहीं है। ये हम आपके अन्य प्रश्न जो होंगे उसमें इसको विस्तार से करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ हरियाणवी भाषा पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। तो आइए अब आगे जानते हैं। तो ये हमने उद्भव के बारे में जाना कि हरियाणवी जो भाषा है वो कहाँ से आई है? पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोरसैनी अपभ्रंश से। शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी बोली शामिल है या हरियाणवी भाषा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब ये केवल बोली नहीं है, इसका साहित्य में और लेखन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हरियाणवी भाषा है। आइए अब इसकी विकास यात्रा के बारे में जानते हैं। देखिए, हरियाणवी भाषा की अगर विकास यात्रा की बात करें तो हरियाणवी जो भाषा है
ये प्रारंभ में एक बोली के रूप में या एक क्षेत्र विशेष की बोली के रूप में इसको जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास हुआ तो इसने भाषा का रूप ले लिया, अर्थात बोली अर्थात एक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भाषा होती है उसे बोली कहा जाता है। लेकिन वही बोली जब साहित्य में उसका प्रयोग होने लगे, लेखन में उसका प्रयोग होने लगे और अपने सीमित दायरों से जब वो बाहर आने लगे तो वो भाषा का रूप ले लेती है। इसी प्रकार हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा भी काफ़ी लंबी है, क्योंकि हमारी जो भाषाओं की जननी है वो संस्कृत को माना गया है। तो संस्कृत भाषा और हरियाणवी भाषा की अगर बात करें, क्योंकि संस्कृत हमारे वेदों और पुराणों की भाषा रही है। संस्कृत भाषा के बारे में हम सब जानते हैं कि जो हमारे वेद और पुराण लिखे गए वो किस में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो हम अगर विद्वानों के द्वारा किए गए अध्ययन को अगर देखें तो संस्कृत भाषा में लिखे गए जो वेद पुराण हमें मिलते हैं उसमें भी हरियाणवी भाषा के कई शब्दों का समावेश किया गया है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस काल में भी हरियाणवी भाषा अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। यानी हरियाणवी उस समय बोली के रूप में थी या उसके शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जा रहा था। जो उस समय की संस्कृत की रचनाएं हमें मिलती है उसमें अनेक हरियाणवी भाषा के शब्द हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणवी भाषा आज की या वर्तमान समय की भाषा नहीं है, अपितु प्राचीन काल से जो वेद पुराण लिखे जा रहे थे उसमें भी इसने अपना अस्तित्व कायम रखा था। उसके बाद दूसरी जो भाषा उभर कर सामने आई वो है पाली। यानी संस्कृत के बाद जो लेखन में प्रयोग की जाने लगी वो थी पाली भाषा। पाली भाषा की अगर बात करें तो ये मुख्य तौर पर बौद्ध साहित्य की भाषा है। जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य का लेखन कार्य किया गया वो पाली भाषा में किया गया है। तो जो पाली भाषा है इसने भी हरियाणवी भाषा को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि पाली भाषा के साथ भी अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है जो हरियाणवी भाषा के शब्द हैं, जो कि बौद्ध साहित्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि पाली भाषा ने भी हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में अपना पूर्ण योगदान दिया है या पूरा सहयोग दिया है। पाली के बाद जो भाषा में विकास हुआ वो हुआ प्राकृत के रूप में। प्राकृत भाषा और हरियाणवी भाषा की अगर बात करें तो प्राकृत भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो जैन साहित्य था। जैनियों के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, अपने धर्म संबंधी जो ग्रंथों की रचना की गई वो किस भाषा में किया गया? वो प्राकृत भाषा में किया गया। और प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय जो हरियाणवी भाषा थी ये एक क्षेत्रीय बोली थी। इसलिए हम ये मानते हैं कि हरियाणवी भाषा का विकास कहाँ से निकलकर सामने आया? शोरसैनी भाषा से, क्योंकि इसके बाद जो भाषा में विकसित हुआ या विकास हुआ वो शोरसैनी भाषा के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृत भाषा ने भी हरियाणवी भाषा के शब्दों को शामिल किया और उसको समृद्ध करने का जो प्रयास है या कार्य है वो किया। उसके बाद प्राकृत का जो बदला हुआ रूप है वो है अपभ्रंश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणवी भाषा है इसका विकास कहाँ से हुआ, किस अपभ्रंश से विकसित हुई? शोरसैनी अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश भाषा का योगदान तो इसमें सर्वाधिक रहा, क्योंकि इस काल तक आते आते जो सिद्ध और नाथ साहित्य की रचना अपभ्रंश भाषा में की गई थी उसमें हरियाणवी भाषा के अनेक शब्दों को सम्मिलित किया गया, जिससे कि हरियाणवी भाषा के साहित्य को समृद्ध करने में सहायता की। किसने की? अपभ्रंश भाषा ने। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा का बदला हुआ रूप है, जैसे आगे शोरसैनी अपभ्रंश आया, शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से हमें हरियाणवी भाषा का जो विकसित रूप है वो देखने को मिला। उसके बाद अगर देखें कि हरियाणवी भाषा को साहित्य में और समाज में प्रचारित प्रसारित करने में सबसे जो ज़्यादा योगदान दिया वो लोक साहित्य ने दिया। लोक साहित्य में अनेक विधाएं हैं, जैसे लोकगीत है। लोकगीत जो हमारे अलग अलग तीज त्योहारों के अवसर पर गाए जाते हैं, और इन लोकगीतों को प्रचारित प्रसारित करने में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से दादा बस्तीराम और श्री पृथ्वी संग बेधड़क का नाम इसमें शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने लोकगीतों का प्रचार प्रसार किया। और ये लोकगीत तीज त्योहार से जुड़े हुए थे, जो हमारे पर्व आते हैं, ऋतु परिवर्तन के त्योहार आते हैं,
या शादी विवाह के अवसर पर जो स्त्रियां बड़े चाव से गाती हैं, उन गीतों को हम मान सकते हैं कि उसके कारण भी हमारी जो भाषा है इसका विकास हुआ। कौन सी भाषा का? हरियाणवी भाषा का। उसके बाद लोक कथाएं। लोक कथाएं जो हमारे आसपास दैनिक जीवन में जो कथाएं हम सुनने को मिलती है, जिसमें परियों की कथाएं हो सकती है, या कोई विशेष विषय जैसे साहस की, किसी व्यक्ति की साहस की कथाएं गाथाएं हो सकती हैं, या व्रत की कथाएं, जादू की कथाएं। ये कथाएं जो लोक कथा, सामान्य लोगों में प्रचलित जो कथाएं हैं, जो दादी नानी अपने छोटे बच्चों को सुनाती हैं, वो कथाएं इसमें शामिल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ भजन और सांग विधा ने भी लोक साहित्य या हरियाणवी भाषा को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस परंपरा में अगर हम किसी को विशेष रूप से नाम अगर लेना चाहें तो उसमें ले सकते हैं पंडित दीपचंद का और पंडित लक्ष्मीचंद का, जिन्होंने सांग परंपरा को हरियाणा की पहचान बनाया है। हरियाणा सांगों के द्वारा हरियाणा को एक नई पहचान मिली है। उन्होंने केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष और यहाँ तक कि भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर भी सांग को प्रसिद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण उस सांग के माध्यम से हमारी जो हरियाणवी भाषा है ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, अपितु अन्य अनेक या विश्व की अनेक जो शहर मान सकते हैं, देश मान सकते हैं, वहाँ भी हरियाणवी भाषा का विकास इनके माध्यम से हो रहा है। उसके बाद अगर भक्ति साहित्य की बात करें तो जैसे जैसे हिंदी साहित्य में विकास हुआ था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसी प्रकार से हरियाणवी भाषा भी उसके साथ साथ अपना विकास जारी रखे हुए थी। और इसीलिए जो भक्ति साहित्य मिलता है हरियाणवी भाषा का, वो भी इस भाषा को समृद्ध करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, इसे नई पहचान दिलाने में सक्षम है। अब अगर वर्तमान समय की बात करें तो आधुनिक काल में आधुनिक जो काव्य रचनाएं की जा रही है, जो नाटक लिखे जा रहे हैं, हरियाणवी उपन्यास लिखे जा रहे हैं, और आज़ादी के बाद जो हम हरियाणा का जो अलग गठन हुआ 1966 ईस्वी में, जब हरियाणा का अलग पंजाब से अलग एक राज्य के रूप में, एक प्रदेश के रूप में इससे स्थान मिला, तब यहाँ पर जो फिल्में बनाई जा रही हैं, जैसे कि सबसे पहले हरियाणवी जो फिल्म चंद्रावर है, नाम सबने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी। इसके साथ साथ लीलो चमन है, छैल गलियां जांगी तथा पनघट जैसी जो हरियाणवी फिल्में हैं, उन्होंने हरियाणवी भाषा को संपूर्ण भारतवर्ष में एक नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह से हम देखें तो हरियाणवी जो लोक साहित्य है, इसने हरियाणवी भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये हरियाणवी भाषा का विकास क्रम था, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे पहली हमारी देश की भाषा मानी जाती है, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे। फिर पाली आई, पाली और हरियाणवी भाषा का कैसे विकास हुआ, प्राकृत भाषा के माध्यम से हरियाणवी भाषा को कैसे जगह मिली साहित्य में, वो हम बताएंगे। उसके बाद अपभ्रंश और हरियाणवी भाषा का आपसी संबंध और लोक साहित्य का क्या योगदान है वो हम बताएंगे। लोक साहित्य में हरियाणवी भाषा के, लोक साहित्य ने हरियाणवी भाषा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है, ये छोटे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसमें लोक साहित्य की भूमिका बनाकर और लोकगीत, लोक कथा, भजन और सांग, भक्ति साहित्य, आधुनिक काव्य, नाटक, उपन्यास और हरियाणवी फिल्में, ये अलग अलग पॉइंट बनाकर इस प्रश्न को कर सकते हैं और अंत में निष्कर्ष देकर 4 नंबर का प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा विषय था, जिसे समझाने का मैंने प्रयास किया है और उम्मीद करती हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।